हाँ भाई, देखो आपके ये जो डायग्राम बंगाल की खाड़ी के डायग्राम की बात करेंगे। हम अफवाह तंत्र के चैप्टर में चल रहे थे और अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी की प्रवाह तंत्र पर बात करेंगे। ये आपको समझना है। बाकी के वीडियोज आपके पास पहुंच ही जाती हैं, सबके पास पहुंच रही होंगी ये, ठीक है। तो आप नोट्स तो वहाँ से भी तैयार कर सकते हो। बाकी के इसको समझने की बात है। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो नदियाँ हैं, देखो बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं उनकी बात करें तो ये राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की जो नदी है उसमें राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी नदी है जिसको बोलते हैं चंबल नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? चंबल नदी। ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी के लिए बात बताई थी कि मैंने चंबल नदी को चरमनवती, कामधेनु, सर्वाधिक उत्खात स्थलाकृति तैयार करती है, बांगर डांग क्षेत्र में बहती है, खादर क्षेत्र तैयार करती है, बहाव से 30 मीटर गहरे गहरे गड्ढे तैयार करती है जिनको क्या बोलते हैं? खादर। ये चंबल नदी एक वर्षवाहिनी नित्य वाहिनी नदी है जिसको राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। सबसे ज़्यादा गहराई लिए हुए वो केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। इस चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में, विंध्याचल की एक शाखा है जिसको बोलते हैं जानापाव की पहाड़ी। ये जानापाव की जो पहाड़ी है एमपी मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति आती है और विंध्याचल पर्वतमाला की ही शाखा है। इस जानापाव की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है। जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी और चंबल नदी जानोपाव की पहाड़ियों से जब निकलती है और मध्य प्रदेश में बहती है तो इस मध्य प्रदेश में एक जिला है एमपी का जिसको बोलते हैं मंदसौर। कौन सा जिला है? मंदसौर। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला है। उस मंदसौर जिले में मानपुरा और बानपुरा दो तहसील है मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले की जो मानपुरा बानपुरा तहसील है उनके मध्य वो जो तहसील है वो पठारी क्षेत्र में बसी हुई है। इनको मानपुरा का पठार या बानपुरा का क्या बोलते हैं? पठार। ये मानपुरा और बानपुरा पठार जो मंदसौर जिले में पड़ते हैं, यहाँ पर चंबल नदी पर एक बांध बना है जिस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। देखो गांधी सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर बना है, पर बना कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। मंदसौर जिले में मानपुरा और बानपुरा तहसील के जो पठारी भूभाग है जिसको मानपुरा का पठार या बानपुरा का पठार कहते हैं, वहाँ पर ये गांधी सागर बांध, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांध ही चंबल नदी पर बने। एक बांध मध्य प्रदेश में बना है, उसके बाद ये नदी मध्य प्रदेश की सीमा के पश्चात ये राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है और राजस्थान में जिस जिले में प्रवेश करती है वो जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़ जिले की एक तहसील है जिसको बोलते हैं चौरासीगढ़। चित्तौड़गढ़ की चौरासीगढ़ एक तहसील है। उस चित्तौड़गढ़ की चौरासीगढ़ तहसील में ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में कुल 6 जिलों में संबंध रखती है। राजस्थान के कितने जिलों से संबंध रखती है? 6। ये जो 6 जिले हैं इनमें एक तो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के बाद ये नदी कोटा, कोटा के बाद ये नदी बूंदी, बूंदी के बाद ये नदी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद ये नदी करौली और करौली के बाद ये नदी किस जिले में जाती है? धौलपुर। इस धौलपुर जिले में बहती है। इन टोटल 6 जिलों में बहने के पश्चात ये चंबल नदी राजस्थान से बाहर चली जाती है और इटावा, इटावा पड़ता है यूपी में। इटावा के एक स्थान है जिसको कहते हैं मुरादगंज। इस मुरादगंज नामक स्थान पर ये नदी यमुना में जाकर मिल जाती है। भाई चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ये तो उद्गम और बहाव क्षेत्र हुआ इसका। चंबल नदी पर सबसे ज़्यादा बांध बने हुए हैं। चंबल नदी जो है
ये वर्षवाहिनी नित्यवाहिनी नदी है, जिसको लगभग 252 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या बनाती है, सीमा। यहाँ सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक की ये जो सीमाएं एमपी और राजस्थान की, ये चंबल नदी निर्धारित करती है। उद्गम हुआ जानोपाव की पहाड़ियों से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की 84गढ़ तहसील में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना में जाकर मिल जाती है। इस चंबल नदी पर राजस्थान में देखो, चित्तौड़गढ़ में जब ये नदी पहुंचती है तो चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ जो जिला है, इस चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर एक तो बना है राणा प्रताप सागर बांध, एक तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, दूसरा है चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात और राणा प्रताप सागर बांध दोनों कहाँ हैं, चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर बांध सबसे ज्यादा भराव क्षमता वाला बांध है, सबसे ज्यादा भराव क्षमता राजस्थान में इस राणा प्रताप सागर बांध की है, जो चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना है। चित्तौड़गढ़ के बाद जैसे ही ये नदी कोटा में पहुंचती है, तो चित्तौड़गढ़ के पश्चात ये नदी कोटा में पहुंचती है, और कोटा में इस नदी पर जो बांध बने उनमें से एक तो है जवार सागर बांध। ये जवार सागर बांध है जो बोरावास गांव कोटा के अंदर बना हुआ है। कुछ हिस्सा इसका कोटा में और तो कुछ हिस्सा इसका बूंदी में भी है। इसका कुछ हिस्सा बूंदी और कुछ हिस्सा कोटा के अंदर आता है। जवार सागर बांध मूल स्थिति बोरावास गांव कोटा के अंदर आती है। दूसरा, इसी कोटा में इस चंबल नदी पर कोटा बैराज, कौन सा बांध बना है, कोटा बैराज। कोटा बैराज एकमात्र ऐसा बांध है जिससे राजस्थान में सिंचाई कार्य की जाती है। चंबल नदी पर जितने भी बांध बने उन सबसे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एकमात्र ऐसा बांध जिससे सिंचाई कार्य होता है वो कौन सा बांध है, कोटा बैराज। कोटा बैराज का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है, सबसे ज़्यादा सिंचित भूभाग में सिंचाई का कार्य करता है वो बांध कौन सा है, कोटा बैराज। कोटा के बाद ये बूंदी में केशोराय पाटन पर सबसे ज़्यादा गहरी रहती है चंबल नदी। बूंदी के बाद जैसे ही सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में पहुंचती है तो इधर एमपी, इधर मध्य प्रदेश है और ये राजस्थान है। इधर की तरफ इस राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का क्या करती है, निर्धारण। इस क्षेत्र में जब ये बहती है तो इसको बीहड़ और डांग क्षेत्र बोलते हैं। इस बीहड़ और डांग क्षेत्र में ये चंबल नदी 30 मीटर गहरे गहरे गड्ढे तैयार करती है, जिन्हें स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। ये खादर तैयार होते हैं इस डांग बीहड़ क्षेत्र में, और उसके पश्चात ये नदी राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट मुरादगंज नामक एक स्थान है, जहाँ पर जाकर किस में मिल जाती है, यमुना। ये यमुना में जाकर मिल जाती है। ये जो चंबल नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात करें तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है उसका नाम है बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है, बनास। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास। अन्य भी सहायक नदी हैं चंबल की, जैसे कि आहू है, काली सिंध है, मेज है, पार्वती है, कुराल है, ये सब इसकी क्या है, सहायक नदी है। परवन है, परंतु सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है, बनास। ये तो चंबल नदी का प्रवाह तंत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं हम बनास नदी का प्रवाह तंत्र। इस बनास जो नदी है इसको बनकी क्या बोलते हैं, आसा। बनास नदी को बनकी क्या बोलते हैं, आसा। इस बनास नदी का जो उद्गम होता है वो बनास नदी का उद्गम यहाँ राजसमंद जिला है। कौन सा जिला है, इस राजसमंद जिले में एक पहाड़ी है जिसको खमनौर की क्या बोलते हैं, पहाड़ी। इस राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ी है। उस खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का क्या होता है, उद्गम। उद्गम स्थल है कि बनास नदी जिसको बनकी आसा बोलते हैं, ये खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के पश्चात ये नदी राजसमंद की सीमा में बहती है, और राजसमंद के बाद ये नदी चित्तौड़गढ़ की सीमा में बहती है। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में बहने के पश्चात ये बनास नदी ये भी भीलवाड़ा की सीमा में बहती है, और भीलवाड़ा में बहने के पश्चात ये नदी अजमेर की सीमा में बहती है।
अजमेर के पश्चात ये नदी टोंक की सीमा में बहती है और टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर की सीमा में रामेश्वरम नामक एक स्थान है। सवाई माधोपुर में जो रामेश्वरम नामक स्थान है, उस रामेश्वरम नामक स्थान पर ये सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल में जाकर मिल जाती है। भाई बनास नदी उद्गम हुआ खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से। जैसे राजस्थान में लूनी नदी 6 जिलों से संबंध रखती है, चंबल नदी 6 जिलों से संबंध रखती है, वैसे ही राजस्थान में तीसरी ये बनास नदी जो भी 6 जिलों से क्या रखती है संबंध। राजस्थान में 6 जिलों से होकर बहती है राजसमंद। राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर ये चंबल में आकर मिल जाती है। यहीं रामेश्वरम नामक स्थान पर यहीं एक और नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं सीप। कौन सी नदी? सीप। और चंबल, बनास और सीप का एक त्रिवेणी क्या बनता है? संगम। एक त्रिवेणी संगम तैयार होता है। वो त्रिवेणी संगम जो तैयार होता है, वो त्रिवेणी संगम किस किस नदी का तैयार होता है? चंबल प्लस बनास प्लस सीप। चंबल प्लस बनास प्लस सीप, ये त्रिवेणी संगम जिस स्थान पर तैयार होता है वो है रामेश्वरम। ये रामेश्वरम नामक जो स्थान है ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। सवाई माधोपुर के इस रामेश्वरम नामक स्थान पर इन तीनों नदियों का त्रिवेणी क्या बनता है? संगम। जब ये बनास नदी है उद्गम स्थल से निकलती है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, और राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ को क्रॉस कर भीलवाड़ा से अजमेर होते हुए टोंक जिले में पहुंचती है, तो टोंक जिले की एक तहसील है, उस तहसील का नाम है टोडा रायसिंह। यहाँ टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील है। टोंक जो जिला है उस टोंक जिले की टोडा रायसिंह एक तहसील है। उस टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील पर इस नदी को रोककर एक बांध बनाया जिसका नाम है विसलपुर बांध। ध्यान रखना, विसलपुर जो बांध है वो बनास नदी पर बना हुआ है। विसलदेव चौहान हुए थे विग्रहराज चतुर्थ, उनके नाम पर इसका नाम विसलपुर बांध दिया गया था। ये बनास नदी के नाम पर भी इसका विसलपुर नाम मानते हैं। इस विसलपुर जो बांध है ये टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील में बना हुआ है। आज राजधानी जयपुर, इसके अलावा अजमेर, टोंक और नागौर, इन चारों जिलों को, राजधानी को भी पानी किस बांध से मिलता है? बीसलपुर बांध से राजधानी जयपुर को पानी मिल रहा है, टोंक को पानी मिल रहा है, अजमेर को पानी मिल रहा है और नागौर को पानी मिल रहा है। परंतु इसके अलावा हाल ही में इसको पानी आगे दौसा को भी मिलने लगेगा। ये मूलतः स्थिति है कि आज 4 जिलों को वर्तमान में इससे पानी मिलता है। संभावित है कि आगे दौसा में भी लाइन पहुंचा दी है तो लाइन से दौसा तक भी इसका क्या मिलेगा? पानी। वर्तमान इन 4 जिलों को, राजधानी पूरा विसलपुर डैम के भरोसे ही जीवित है। इस राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक और नागौर को इससे पानी प्राप्त होता है। ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी की 2 प्रमुख नदी है। एक तो है बेडच, एक नदी तो कौन सी है? बेडच। और एक नदी है जिसको बोलते हैं कोठारी। कोठारी और बेडच दोनों नदी बनास की सहायक नदी। इस बेडच नदी की बात करें तो देखो, बेडच नदी जो है ये उदयपुर जिले से निकलती है। उदयपुर जिले में गोगुंदा की क्या है? पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी है, स्थानीय पहाड़ी है गोगुंदा जो उदयपुर में पड़ती है। इस उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से इस बेडच नदी का उद्गम होता है। पर बेडच नदी जब उद्गम स्थल से निकलती है तब यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई थी जो आहड़ नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इस नदी का नाम भी आयड़ दिया गया। शुरुआत में जब ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तब इस नदी को आयड़ के नाम से जानते हैं, और ये उदयपुर की गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदयपुर में जब बहती है तो उदयपुर झीलों की नगरी है। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर और विश्व में झीलों की नगरी जिसको कहते हैं वो है फिनलैंड। फिनलैंड को वर्ल्ड में झीलों की नगरी बोलते हैं। इंडिया में झीलों की नगरी है वो श्रीनगर है, और राजस्थान में झीलों की नगरी वो उदयपुर है। इस उदयपुर में जो झीलों की नगरी है, इस उदयपुर जिले के अंदर एक झील है, उस झील का नाम है उदय सागर झील। ये उदय सागर जो झील है ये उदय सिंह के नाम पर उदय सागर झील का निर्माण हुआ था। इस उदय सागर झील में आकर गिरती है आयड़ नदी।
जब उदय सागर झील से पहले बहती है तब तो आयड़ के नाम से, और उदय सागर झील के उपरांत जब आगे चलती है तब इस नदी को बेड़च के नाम से जानते हैं भाई। बेड़च उदय सागर झील से आगे बहने पर इसको बेड़च का नामकरण दिया जाता है, उससे पहले इसका नाम क्या होता है, आयड़। ये बेड़च नदी इस उदय सागर झील के बाद बेड़च नदी इस राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़ की सीमा में जाती है। कहाँ जाती है, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में बहने के पश्चात ये बेड़च नदी आगे भीलवाड़ा जिले के विंगोद एक स्थान का नाम है भाई। कौन सा स्थान है, विंगोद। इस विंगोद नामक स्थान है भीलवाड़ा जिले में, यहाँ जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। यहीं भीलवाड़ा से एक और नदी आती है मेनाल, और बनास, बेड़च और मेनाल का फिर दोबारा एक त्रिवेणी क्या बनता है, संगम। एक रामेश्वरम पर बना, एक वेनेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर जिले में त्रिवेणी संगम बना, और एक प्रमुख तीसरा त्रिवेणी संगम विंगोद भीलवाड़ा पर तैयार होता है। अब विंगोद भीलवाड़ा पर कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम तैयार होता है, तो एक तो है बनास, बनास प्लस बेड़च प्लस मेनाल, ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम तैयार होता है विंगोद। विंगोद कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। विंगोद भीलवाड़ा पर ये बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी क्या बनता है, संगम। जब ये बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ जिले में रहती है तो चित्तौड़गढ़ जिले में इसको रोककर एक बांध और बना है जिसका नाम है गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर जो बांध है उसको बोलते हैं गोसुंडा बांध। मुख्यतः ये गोसुंडा बांध जो है, ये डैम की स्थिति चित्तौड़गढ़ में आती है गोसुंडा बांध के, ये बनास नदी, बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में। इसके अलावा एक इसकी सहायक नदी कोठारी। देखो वैसे ही पर्याय बता देता हूं मैं आपको कि दिवेर की पहाड़ी है, दिवेर नामक स्थान भी है, ये राजसमंद में पड़ते हैं। राजसमंद के दिवेर नामक स्थान से इस कोठारी नदी का क्या होता है, उद्गम। जब ये कोठारी नदी दिवेर राजसमंद से निकलती है तब वहाँ से निकलने के पश्चात ये दिवेर राजसमंद के बाद में ये भीलवाड़ा जिले में आती है, और भीलवाड़ा जिले में नंदरायगढ़ नामक एक स्थान है। उस नंदरायगढ़ नामक स्थान पर ये बनास नदी में आकर मिल जाती है। इस बीच दौरान जब ये भीलवाड़ा में बहती है तो भीलवाड़ा जिले के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर इस नदी पर कोठारी नदी को रोककर एक बांध बनाया गया, जिस बांध का नाम क्या है, मेजा बांध। आज ध्यान रखना, इस मेजा बांध से पूरे भीलवाड़ा जिले को पानी की आपूर्ति होती है। कई बार एग्जाम व्यू की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि कोठारी नदी पर किस बांध से भीलवाड़ा जिले को पानी की आपूर्ति होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भीलवाड़ा को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, मेजा बांध से। अगर मेजा बांध किस नदी पर बना है तो कोठारी, और कोठारी किसकी सहायक नदी है, बनास की। तो ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है कि बेड़च नदी, देखो बेड़च और कोठारी ये दोनों बनास में, बनास नदी चंबल में, और चंबल नदी यमुना में। आगे यमुना नदी गंगा में, गंगा नदी पद्मा में, पद्मा नदी जमुना में, जमुना नदी मेघना में, और मेघना नदी सबका पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। उन कॉन्सेप्ट को हम इससे आगे जोड़ेंगे। जैसे ही इससे बात करते हैं यमुना नदी की। देखो यहाँ तक का डायग्राम आपको समझ में आएगा। इससे आगे भी आपको कॉन्सेप्ट जोड़ के बताता हूँ, आप अपने ऊपर इसका बोझ न बनाएं। लाइटली आप इसको देखते चलें डायग्राम को, आपको कई चीज़ों का अभ्यास होने लग जाएगा। ठीक है भाई, यमुना जो नदी है, ये यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। इस उत्तराखंड राज्य में एक जिला है, जिले का नाम है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल एक जिले का नाम है। इस टिहरी गढ़वाल जिले में एक हिमनद है यमुनोत्री। ये यमुनोत्री जो हिमनद है, इस यमुनोत्री हिमनद से टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, और निकलने के पश्चात ये यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद उत्तराखंड की सीमा में बहती है। उत्तराखंड के बाद ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आ जाती है भाई। उत्तराखंड में बहती है, तब इस टिहरी गढ़वाल जो जिला है, इस टिहरी गढ़वाल जिले से निकलती है और यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड में, और फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। दिल्ली के बाद ये नदी मथुरा में, मथुरा के बाद ये नदी आगरा की सीमा में आती है।
और आगरा के बाद इस इटावा के मुरादगंज नामक स्थान पर चंबल को साथ में लेकर ये यमुना नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना गंगा की सहायक नदी है। इस यमुना जो नदी है, इसकी दो प्रमुख नदी है, एक तो राजस्थान से आती है चंबल नदी और एक बेतवा नदी। बेतवा नदी पर एक झांसी में माता टीला क्या बनी हुई है, परियोजना। ध्यान रखना ये बड़ी महत्वपूर्ण है। माता टीला परियोजना किस नदी पर है, तो बेतवा पर लगाना, ना कि यमुना चंबल किसी पे नहीं। किस पर लगानी है, बेतवा पर। माता टीला परियोजना बेतवा पर झांसी में बनी हुई है, ये बेतवा नदी पर। इसके अलावा ये यमुना नदी जो गंगा में आकर मिलती है, तो अब आवश्यकता पड़ी गंगा नदी की। ये गंगा जो नदी है, ये गंगा नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। कौन सा जिला है, उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी एक जिला है। उस उत्तराखंड राज्य का उत्तरकाशी जो जिला है, इस उत्तरकाशी जिले में दो धार्मिक टूरिस्ट पैलेस है। एक का नाम है केदारनाथ, केदारनाथ जी, और दूसरे धार्मिक टूरिस्ट पैलेस का नाम है बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धार्मिक टूरिस्ट पैलेस, ये दोनों उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में आते हैं। ये दोनों धार्मिक टूरिस्ट पैलेस दो हिमनद ग्लेशियरों पर बसे हुए। एक हिमनद का नाम है जिसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, और एक हिमनद का नाम है सतोपत। ये दोनों हिमनदों के नाम है गंगोत्री और सतोपत। इन दोनों हिमनदों से दो नदियां निकलती हैं उत्तराखंड राज्य की, वो अलग अलग दो नदी है। एक नदी का नाम है भागीरथी, गंगोत्री हिमनद से जो निकलती है वो तो है भागीरथी, और जो बद्रीनाथ सतोपत हिमनद से निकलती है उसको बोलते हैं अलकनंदा। ये भागीरथी और अलकनंदा दो नदी हैं, और दोनों नदियां उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और सतोपत हिमनद से निकलती हैं, एक केदारनाथ जी से और एक बद्रीनाथ जी से। इस तरीके से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है, और ये दोनों नदियां उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बहती हुई आगे आती हैं। और दोनों नदियां उत्तराखंड की सीमा को छोड़ जब ये दोनों नदियां उत्तर प्रदेश की सीमा में आ जाती हैं, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, और उत्तर प्रदेश में एक स्थान आता है, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। कौन सा स्थान आता है, देवप्रयाग। देवप्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा नदी दोनों एक समागम में तैयार हो जाती हैं, एक संगम में आकर मिल जाती हैं, दोनों नदियों का संगम हो जाता है। तब ये भारत में सबसे लंबी और पवित्र नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश के देवप्रयाग नामक स्थान पर गंगा के नाम से जानी जाती है। इससे पहले ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से उत्तराखंड की सीमा में जानी जाती है। उसके बाद ये नदी गंगा नदी आगे चलती है, देवप्रयाग के बाद रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इन स्थानों से बहती हुई ये प्रयागराज नामक स्थान तक आती है। भाई इलाहाबाद की सीमा में आती है, और प्रयागराज नामक स्थान पर, इस प्रयागराज नामक जो स्थान है, इस प्रयागराज नामक स्थान पर यमुना नदी गंगा में आकर मिल जाती है। यहीं एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सरस्वती, और गंगा, यमुना और सरस्वती का एक त्रिवेणी क्या बनता है, संगम। जहां महाकुंभ स्नान का जो पर्व तैयार होता है, भारत में स्नान करने का महाकुंभ बढ़ता है, वो इसी स्थान पर बढ़ता है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज प्रयागराज वर्तमान जिला है उत्तर प्रदेश का। इस प्रयागराज पर तीन नदियों का त्रिवेणी संगम बनाने के पश्चात ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ बिहार में पहुंचती है। जब ये नदी बिहार की सीमा में बहती है, तो बिहार में राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी कौन सी, पटना। और बिहार का एक प्रसिद्ध शहर है भागलपुर। ये भागलपुर और पटना दोनों इसी बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे हुए, और बिहार के पश्चात ये गंगा नदी पश्चिमी बंगाल की सीमा में बहती है। किस सीमा में जाती है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक सीमा लगाता है किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक सीमा लगाता है। जब पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है, तो गंगा नदी जिस हिसाब से दो शाखाओं में उत्पन्न हुई, वापस दो शाखाओं में तब्दील हो जाती है। दो शाखाओं में कैसे तब्दील होती है,
कि यह पश्चिमी बंगाल का एक जिला है, जिले का नाम है मालदा। इस मालदा जो जिला है, उस मालदा जिले का एक स्थान है जिसको बोलते हैं फरक्का। इस फरक्का परियोजना भी है वेस्ट बंगाल की। इस फरक्का नामक स्थान पर ये एक शाखा तो हुगली के नाम से, किस नाम से? हुगली के नाम से। और इस पश्चिमी बंगाल कोलकाता में बहती हुई ये शाखा तो चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। एक शाखा तो बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जो शाखा जाती है वेस्ट बंगाल से होती हुई, उसका नाम है हुगली। इस हुगली नदी पर जूट की खेती की जाती है। हुगली नदी पर कोलकाता, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता बसी हुई है। इसी हुगली नदी पर भारत का सबसे व्यस्ततम पुल हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। ये हुगली नदी एक शाखा तो और दूसरी शाखा मालदा जिले के फरक्का नामक स्थान से जो बांग्लादेश में जाती है उसको बोलते हैं पद्मा। किस नाम से? पद्मा। मतलब एक शाखा तो हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है वेस्ट बंगाल से बहती हुई, और दूसरी शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद एक नदी और जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, पर उद्गम स्थल पर सांगपो के नाम से जानी जाती है। उस नदी को लाएंगे तब कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। यहाँ तिब्बती क्षेत्र है, उत्तर में तिब्बत के अंदर एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर। ये तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत के अंदर चेमांग युंग डुंग बड़ा अटपटा सा ग्लेशियर है, चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहते हैं सांगपो। कौन सी नदी बोलते हैं? सांगपो। ये सांगपो नदी चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर पूर्व की तरफ गहरे गार्ज गड्ढे तैयार करती हुई पूर्वी दिशा में बहती है। भारत का सबसे पूर्वी एक राज्य है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल जो प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश का एक सादिया कस्बा है। यहां एक दर्रा भी है यांगयाप। कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है, सादिया कस्बा है। वहां पर ये सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश के इस यांगयाप दर्रे सादिया कस्बे से भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। तब अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी दिशा से इसमें 3 नदियां आकर मिलती हैं। वो 3 नदी, एक तो है दिहांग, एक है श्वेतांग और एक है लोहित। देहांग, श्वेतांग और लोहित नदियों के मिलने के पश्चात ये नदी भारत में इस अरुणाचल प्रदेश की सीमा में इसके बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। उद्गम हुआ तब सांगपो के नाम से, और उसके पश्चात जब ये अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से होकर दिहांग, श्वेतांग और लोहित नदियों के मिलने के पश्चात इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम की सीमा में बहती है। इसके बाद कहाँ बहती है? असम। जब असम में बहती है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में देश का सबसे बड़ा एक नदी द्वीप तैयार होता है जिसको बोलते हैं मांजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में बना हुआ है। इसके अलावा ये असम और बांग्लादेश भी एक दूसरे की सीमा लगाते हैं और इसके सीमावर्ती जो स्थान है उसको बोलते हैं धुबरी। इस धुबरी नामक स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तब पूरब से इसमें तीस्ता नदी आकर मिलती है और तीस्ता नदी मिलने के पश्चात ये नदी जमुना के नाम से जानी जाती है और जमुना नदी अंततः बांग्लादेश में पद्मा में आकर मिल जाती है। जमुना नदी पद्मा में आकर मिलती है और जो जमुना नदी पद्मा में आकर मिलती है और जमुना और पद्मा के मिलने से एक संयुक्त धारा तैयार होती है जिसको किस नाम से जानते हैं? मेघना। और मेघना अंततः गंगा सागर द्वीप में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी तक चली जाती है। आज हुगली और मेघना के मध्य वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा डेल्टा तैयार होता है जिसको सुंदरवन का क्या बोलते हैं? डेल्टा। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा तैयार होता है जिसको सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। आज ये जो डायग्राम आपने तैयार देखा है ये पूरा बंगाल की खाड़ी का डायग्राम है। तो देखो बेड़च नदी बनास में मिली, बनास नदी चंबल में मिली, चंबल नदी यमुना में मिली, यमुना नदी गंगा में मिली, गंगा नदी पद्मा में मिली, पद्मा नदी जमुना में मिली और जमुना नदी मेघना में मिली और मेघना सबका पानी लेकर बंगाल की
खाड़ी में गई। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिखित करेंगे। फिलहाल ये ऑफ करें।